बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन पेपर प्रिपरेशन विद सर अमजद फारूक के प्लेटफॉर्म से मैं आप तमाम एस्पिरेंट्स को, तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उनका पास्ट पेपर हमने डिस्कस करना है, जो कि 2022 के अंदर जो है ना ये अनाउंस हुई थी सीट्स, और असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है ना, उनके एग्ज़ाम हुए थे। हमने इसमें आज इसका पहला पोर्शन जो है ना वो हमने डिस्कस करना है। बेसिकली है कुछ इस तरीके से बात कि हमारे पास जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पास्ट पेपर है, उसके 2 पोर्शन है हमारे पास। पहला जो पोर्शन है वो इंग्लिश के ऊपर कॉम्प्राइज़ है, जिसमें 20 एमसीक्यूज़ वो इंग्लिश रिलेटेड हैं, जिसमें हमारे पास कुछ प्रीपोज़िशंस हैं, इसी तरीके से सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, और डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो इंग्लिश से रिलेटेड हैं। 20 परसेंट आप कह सकते हैं, या 20 क्वेश्चन जो है ना वो हमारे पास इंग्लिश से रिलेटेड है। इसी तरीके से बाकी जो 80 जो क्वेश्चंस होंगे, उसको वो इनाम देते हैं प्रोफेशनल का, यानी कि 2 पार्ट होते हैं इनके पेपर में। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के असिस्टेंट डायरेक्टर में 2 पार्ट हैं, 2 पोर्शन हैं। पहला पोर्शन इंग्लिश का है, जो कि 20 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स उसके लिए एलोकेट किए जाते हैं, और जो बाकी 80% होता है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पेपर होता है, वो उसको प्रोफेशनल का नाम दिया जाता है। प्रोफेशनल में मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करता चलूँ कि प्रोफेशनल में होता ये है कि प्रोफेशनल में वो एक तो मैथमेटिक्स, यानी कि जो हमारे पास बेसिक मैथ है, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस लिए जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास बाकी जो है ना वो जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है। जनरल नॉलेज के पोर्शन के साथ-साथ जो है ना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के कुछ रूल्स हैं, उससे रिलेटेड बातें होती हैं। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज़ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के रेलेवेंट जो है ना वो क्वेश्चंस अक्सर जो है ना वहाँ पर किए जाते हैं। चूँकि हमने ये पूरा पेपर डिस्कस करना है एफपीएससी का असिस्टेंट डायरेक्टर का, और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक सेशन भी जो है ना वो स्टार्ट करवा रहा हूँ इंशाल्लाह 16 जनवरी से, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की हम प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हम तमाम जो एरियाज़ हैं उनको टारगेट करेंगे और उनको कवर करेंगे। तो आइए मेरी वीडियो की तरफ हम आगे चलते हैं, इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला अगर मैं आपको बात बताऊँ, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 जो है ना वो इंग्लिश से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर्स। कि करेक्ट आंसर से आपने क्या करना है, जो ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह है, इनको आपने फिल करना है। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द डिबेट वाज डैश द फॉलोइंग वीक। अब इसमें आपने ना सूटेबल ऑप्शन जो है ना उसको तलाश करना है और उसको पुट करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएँगे। तो इसमें जब पहला हमारे पास ऑप्शन है वो है एजॉन टू, दूसरा है हमारे पास एजॉन विद, तीसरा है हमारे पास एजॉन ऑफ, और डी हमारे पास ऑप्शन है नन ऑफ दीज़। तो इसमें हमारे पास द डिबेट वाज डैश द फॉलोइंग वीक। अब इसमें आपने ना करेक्ट जो है ना आंसर चूज़ करना है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो हमारे पास अल्फा है, ए ऑप्शन एजॉन टू। द डिबेट वाज एजॉर्न टू द फॉलोइंग वीक, यानी कि जो डिस्कशन थी, जो डिबेट थी, अगर हम उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड थीम देखें तो वो अगले हफ्ते तक जो है ना वो मुलतवी हो गई है, एजॉर्न्ड हो गई है, डिले हो गई है, पोस्टपोन हो गई है। तो इसमें हमारे पास एजॉर्न टू है, एजॉर्न विद है, एजॉर्न विद इसमें इर्रेलेवेंट है, एजॉर्न ऑफ भी इसमें जो है ना वो इर्रेलेवेंट है। तो एजॉर्न टू जो है ना वो इसका करेक्ट जो है ना वो ऑप्शन है। सो ये देखें कि फिल इन द ब्लैंक्स किस तरीके से जो है ना इसमें हम सेंस डेवलप करते हैं। जब भी हम फिल इन द ब्लैंक्स को करते हैं तो इसमें एक बाकायदा सेंस को जो है ना वो डेवलप किया जाता है। दूसरा जो सवाल इन्होंने पूछा है असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स के पास्ट पेपर के अंदर, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स आर करेक्ट। तो आपने इसमें से ये चेक करना है कि इसमें जो है ना जो करेक्ट स्पेलिंग है वो किसके हैं। तो ऑब्वियसली आपको जब भी आप कोई भी ग्रेड 17 का एग्जाम देते हैं तो ऑब्वियसली आपकी कमांड जो है ना वो इंग्लिश के ऊपर होनी चाहिए। अब इसमें देखें हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो है एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज स्पेलिंग ए डबल जी आ रही है, वो अल्फा ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि व्हेन इट कम्स टू बैक स्टैबिंग अ क्विल डैश बी डैश देन अ डेंजर। तो इसमें हमारे पास व्हेन इट कम्स टू बैक स्टैबिंग अ क्विल डैश बी डैश देन अ
डैगर। ये लफ्ज़ डैगर है, यहाँ पर डेंजर इसकी डेंजर की बजाय यहाँ पर डैगर का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, इसमें व्हेन इट कम्स टू बैकस्टैबिंग, आप क्विल क्विल कहते हैं बेसिकली। हमारे पास जो क्विल होती है ये आप जो फीदर ऑफ द बर्ड होता है उसको क्विल कहते हैं, यानी कि वो जो उसकी मेन स्टेम होती है फीदर की, उसको क्विल कहते हैं, जिसको किसी ज़माने में जो है ना वो इंक के साथ लिखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। पंखड़ी आप कह सकते हैं। वो कहता है कि पंखड़ी या फिर जो डैगर है, डैगर नाइफ को कहते हैं, वो ज़्यादा जो है ना खतरनाक हो सकती है। तो इसमें आपकी जो सेंस बनेगी, इसका जो आपके पास सूटेबल ऑप्शन होगा, उसमें पहला है कि मस्ट और बेटर। मस्ट और बेटर इसके साथ जो है ना वो नहीं कर रहे। दूसरा है कि व्हेन इट कम्स टू बैकस्टैबिंग अ कोइल विल बी सुपीरियर देन अ डैगर। कभी भी जो है ना डैगर से कोइल सुपीरियर नहीं हो सकती, क्योंकि डैगर बड़ा शार्प होता है, कोइल जो है ना मैंने आपको बताया कि पंखड़ी को कहते हैं। तो ये बात भी हमारी इर्रेलेवेंट होगी। इसी तरीके से आप सी ऑप्शन की तरफ चलें तो सी ऑप्शन कहता है कि दोबारा इसको आप कोरिलेट करें अपनी स्टेटमेंट के साथ। व्हेन इट कम्स टू बैकस्टैबिंग अ कोइल मे बी शार्पर देन अ डैगर। अब इसमें जो है ना ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास करेक्ट है। अगर हम इसकी सेंस को जो है ना वो डेवलप करना लगे, तो इसकी जो सेंस है वो हमारे पास सी के साथ जो है ना वो क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है ना इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डैश यू एवर बीन टू एम्स्टर्डम। अब इसमें देखें, पहला ऑप्शन है हमारे पास डू, नंबर 2 है हमारे पास डज, सी है हमारे पास हैव और डी है हमारे पास नन। अब इसमें देखिए सबसे पहले कि डू यू एवर बीन टू एम्स्टर्डम। अब देखें डू और डज के साथ बीन तो नहीं लगाया जा सकता। ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन ए भी करेक्ट नहीं है, डज का ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने इसमें ग्रामेटिकल रूल्स को भी देखना है एज वेल एज आपने सेंस को भी डेवलप करते जाना है साथ साथ। तो इसमें हमारे पास चार्ली ऑप्शन सी ऑप्शन है कि हैव यू एवर बीन टू एम्स्टर्डम, कि आप पहले भी कभी एम्स्टर्डम जो है ना वो रहे हैं। तो इसमें सी ऑप्शन जो है ना हमारे पास, हैव यू एवर बीन टू एम्स्टर्डम, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है ना इसका करेक्ट वन होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इज नॉट विलिंग टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ हर डैश, आगे डैश। तो वो कहता है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इज नॉट विलिंग, कि जो एक जर्नलिस्ट है, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो जो है ना उसकी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं कर रहा, उसको रिवील करने में वो विलिंग नहीं है। इसकी आइडेंटिटी नंबर 1 इज इनफॉर्मल, इनफॉर्मल तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा, इनफॉर्म भी नहीं कर रही है, तो इन्फॉर्मेंट होगा। इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सी। यानी कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेंट होगा, इन्फॉर्मेंट कहते हैं जो खबर देने वाला है, जो कोई इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो ऑब्वियसली जो है ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है ना वो इन्फॉर्मेंट की जो आइडेंटिटी है वो रिवील करने में जो है ना हेजिटेंट है। तो इसमें हमारे पास जो सेंस डेवलप हो रही है वो हमारे पास ऑप्शन सी की हो रही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो जवाब होगा वो हमारे पास सी होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, हमारे पास चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स है। तो लफ्ज है हमारे पास, जो वर्ड दिया गया है वो है कॉनेसर। जो हमारे पास वर्ड दिया गया है वो है हमारे पास कॉनेसर। अब इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है इग्नोरेंट, नंबर 2 है हमारे पास डिलिंक्वेंट, और सी ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास लव ऑफ आर्ट को कहते हैं। तो इसमें इसका जो मीनिंग अथॉरिटी, जज या एक्सपर्ट, वो हमारे पास क्या होता है, या किसी एक्सपर्टीज के साथ आपका इंटरेस्ट जो है ना वो हमारे पास कॉनसर कहलाता है। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट, ऑब्वियसली इग्नोरेंट का मतलब आप जानते हैं गाफिल। डिलिंक्वेंट, डिलिंक्वेंट का मतलब होता है कि व्हेन यू ब्रीच द लॉज, जब आप किसी भी कानून को ब्रेक करते हैं, यानी कि लॉलेसनेस को आप एक्सेप्ट करते हैं, वो आपके पास डिलिंक्वेंट कहलाता है। सी ऑप्शन आपके पास है लव ऑफ आर्ट। अब लव ऑफ आर्ट से मुराद ये है कि आप किसी भी चीज को बनाने के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, उसको बनाने में आप बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, लव ऑफ आर्ट। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली है, सी है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर वर्ड दिया गया है ग्रीवसम। ग्रीवसम, ग्रीवसम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रीवसम का मतलब क्या होता है। ग्रीवसम का मतलब होता है कि हमारे पास कोई ऐसा जो है ना कोई इवेंट हो जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना अफ़सुर्दा कर देने वाला हो, खौफ़ज़दा कर देने वाला हो, कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा क्राइम, कोई ऐसी वाक़या जो हमें क्या कर दे,
बिल्कुल अफ़सरदा कर दे, हमें खौफ़ना हमें हमारे अंदर खौफ़ज़दा पैदा कर दे, हमारे अंदर खौफ़ पैदा कर दे, उसको हम ग्रीवसम कहते हैं। ग्रीवसम में हमारे पास पहले हमारे पास ट्रेजिक तो एक अलमिया को कहते हैं। ट्रेजेडी अलमिया से निकला हुआ वर्ड हमारे पास ट्रेजिक एक अलमनाक और दूसरा होता है फ्राइटफुल और तीसरा है हमारे पास पेनफुल। तो इसका ऑप्शन हमारे पास फ्राइटफुल और ग्रीवसम मिलते-जुलते हैं क्योंकि ग्रीवसम का मतलब भी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम जो आपको खौफ़ज़दा कर दे और बी ऑप्शन जो है ना फ्राइटफुल का मतलब भी यही है कि कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा क्राइम, कोई ऐसा इवेंट जो आपको क्या कर दे, आपके दिल में एक खौफ़ पैदा कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीवसम कहते हैं। पेनफुल का मतलब होता है कि दर्दनाक और ट्रेजिक का मतलब मैंने जैसे आपको बताया कोई अलमनाक कोई बात हो, वो हमारे पास ट्रेजिक कहलाती है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, वो हमारे पास फ्राइटफुल है। तो फ्राइटफुल इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ग्रीवसम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बेमुन। इसका मतलब हमारे पास पछताना, कोई ऐसा एक्ट करना जिसके ऊपर बाद में आपको रिपेंट हो, आप उसके ऊपर जो है ना पछताएँ या कुछ इस तरह का कोई आपके अंदर फीलिंग डेवलप हो, तो वो ये हमारे पास वर्ड कहलाता है। तो इसमें सबसे पहला है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ को डिनाय करना, इनकार करना। सूत का मतलब मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल ठीक कर देना, सूत कर देना। और तीसरा हमारे पास है लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मतलब आप किसी कोई ऐसा एक्ट आपने किया और उसके ऊपर आपको परेशानी, कोई एम्बैरेसमेंट हुई, वो आपके पास लेमेंट। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, लेमेंट। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो सवाल पूछा जा रहा है वो है अबैंडन। अबैंडन का मतलब हमारे पास क्या होता है? अबैंडन बेसिकली कहते हैं किसी भी चीज़ को छोड़ देना, किसी भी चीज़ को डिस्कनेक्ट कर देना, वो हमारे पास अबैंडन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है नंबर 1 डिसकंटिन्यू, दूसरा है हमारे पास एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब किसी भी चीज़ का फरार हो जाना। निग्लेक्ट आप जानते ही होंगे। तो इसका जो है ना चूँकि अबैंडन का मतलब होता है कि कोई भी आप वर्क कर रहे हैं तो उसको दरमियान से कहीं भी आप ब्रेक कर रहे हैं तो वो अबैंडन कहलाती है। तो डिसकंटिन्यू इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास रैथ। रैथ का मतलब होता है गुस्सा, मतलब बहुत ज़्यादा आप हाइपर हो जाएँ उसको रैथ कहते हैं। तो ग़ज़बनाक भी इसको हम कहते हैं। तो इसका सबसे पहला हमारा ऑप्शन है वायलेंस। वायलेंस का मतलब आप जानते हैं तोड़-फोड़ और मतलब मुख्तलिफ हंगामा-आराई। इसी तरीके से जो हमारे पास बीटा ऑप्शन है वो है जेलसी। जेलसी के बाद तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सी एंगर। तो एंगर और रैथ दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। सो रैथ इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली, सी। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आएँ तो यहाँ पर आपको अब कुछ अलग से ही सिचुएशन डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। वो है कि अब आपने एंटोनिम्स बताने हैं, आपने सिनोनिम्स बता दिए, अब आपने एंटोनिम्स बताने हैं यानी कि मुतज़ाद बताने हैं। अपने अपोज़िट मीनिंग वाले वर्ड्स जो है ना वो आपने इसमें जो है ना वो उनको पिक एंड चूज़ करना है। तो सबसे पहला हमारे पास है मिलिट्री। मिलिट्री कहते हैं फ़ौज को कहते हैं। और इसमें हमारे पास इसका अब आपने अपोज़िट आपने देखना है, तो मिलिट्री का अपोज़िट ऑब्वियसली सिविल हो सकता है। यानी कि एक मिलिट्री तो दूसरे हमारे पास क्या होती है सिविलियन होते हैं, सिविल होती है। तो इसमें हमारे पास बिल्कुल आसान सा ये सवाल किया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए है मिलिटेंट। मिलिटेंट दहशतगर्द को कहते हैं। सिविल सिविलिटी सिविलिटी तहज़ीब को कहते हैं। सिविल का मतलब एक जनरल पब्लिक होती है। तो मिलिट्री का अपोनेंट हमारे पास क्या होगा? जनरल पब्लिक यानी कि सिविल। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास सबवर्जन। सबवर्जन का मतलब हमारे पास होता है कि किसी भी चीज़ को डिनाय कर देना, वो हमारे पास सबवर्जन कहलाती है। ऑब्वियसली इसका फिर कॉम्प्लायंस होगा। कॉम्प्लायंस मतलब किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, एग्री होना, उसके साथ जो है ना आपका मतलब रज़ामंद होना, कॉम्प्लायंस है। तो किसी चीज़ को आप सैबोटेज कर रहे हैं, तो वो आपके पास सबवर्जन है। तो ऑब्वियसली आप अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, काम को चला रहे हैं, वो कॉम्प्लायंस है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन ऑफ द सबवर्जन। क्लैरिटी का मतलब आप जानते ही होंगे। सैनिटी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सैनिटी कहते हैं कि एबिलिटी टू थिंक यानी कि एक सैगशियस जो बंदा होता है, वो हमारे पास सैनिटी में आ जाता है। जिसके पास जजमेंट करने की, कोई चीज़ सोचने की, समझने की सलाहियत पाई जाए, वो हमारे पास सैनिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आप आपने जो है ना अपोज़िट बताना है यानी कि मुतज़ाद बताना है, एंटोनियम बताना है, वो है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उभारना, मतलब बिल्कुल आपने उसको जो है ना इंस्टिगेट किया है, वो प्रोवोक कहलाता है। तो इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन सूद है, एंगर है, इंसल्ट है और डी हमारे पास क्या है? नन। सो इसका ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास अल्फा बनेगा कि प्रोवोक का अपोनेंट हमारे पास क्या होगा? सूद होगा।
कि आप क्या करें, किसी भी चीज़ को पैसिफाई करें, किसी भी चीज़ को मतलब आप ठंडा करें, दूसरे लफ्ज़ों में कहीं इन अदर वर्ड्स ऑफ द उर्दू अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ को आप जो है ना मतलब गुस्से को कम करें तो वो हमारे पास सूद कहलाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, वो है कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब होता है बिल्कुल जो है ना ढिठाई के साथ किसी भी चीज़ को हम बिल्कुल बिला खौफ खतर हम कोई भी चीज़ सरअंजाम देते हैं, वो हमारे पास कैटेगोरिकल कहलाती है। तो कैटेगोरिकल में इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है एब्सोल्यूट, दूसरा है हमारे पास सर्टेन और तीसरा है हमारे पास कंडीशनल। तो कैटेगोरिकल होता है या फिर उसका ऑब्वियसली जो अपोजिट होगा वो हमारे पास कंडीशनल होगा। अब कोई एक चीज आप कैटेगोरिकली कर रहे हैं, दूसरी चीज आप क्या कर रहे हैं, कंडीशनली कर रहे हैं। यानी कि आप कोई मतलब उसमें कोई कंडीशन लगा रहे हैं और कंडीशन लगाने के बाद आप उस चीज को क्या कर रहे हैं वहां पर सरंजाम दे रहे हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, कंडीशनल। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास डियर्थ। डियर्थ का मतलब होता है, अगर उर्दू में बताऊं तो कहत को कहते हैं, किसी भी चीज की शॉर्टेज को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ना ऑब्वियसली डेयर्थ है, तो डेयर्थ का जो अपोजिट होगा वो अबंडेंस होगा। यानी कि एक चीज की कमी है तो ऑब्वियसली उसका जो अदर मीनिंग होगा वो आपके पास अबंडेंस होगा, किसी भी चीज का जो है ना इजाफा होगा वो हमारे पास अबंडेंस कहलाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, कि आपने प्रीपोजिशन बतानी है। इसमें प्रीपोजिशन के याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन में एक तो ये है कि ये एक ऐसा हमारे पास सवाल होता है जिसमें हम ना चीजों को ना क्रैम करते हैं। एक तो क्रैम किया जाता है, दूसरा ये होता है क्रैम के साथ साथ हमने ना अपनी एक सेंस भी डेवलप करनी होती है। सेंस डेवलप किए बगैर भी हम जो है ना इंग्लिश को नहीं जो है ना वो कर पाते। तो आई एम ग्लैड डैश योर सक्सेस, पहले आप इसको ए को चेक कर लें, टू योर सक्सेस। नंबर 2 इज आई एम ग्लैड फॉर योर सक्सेस, आई एम ग्लैड ऑफ योर सक्सेस। ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी होना, कि मैं तुम्हारी कामयाबी के साथ खुश हूं। तो ये जो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास है आई एम ग्लैड ऑफ योर सक्सेस। सी है आई एम ग्लैड ऑफ योर सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 17 है द होल नेशन वाज डैश द प्रेसिडेंट, बिहाइंड द प्रेसिडेंट, फादर द प्रेसिडेंट, फॉर द प्रेसिडेंट। तो बिहाइंड द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पीछे ही खड़े हैं भाई। हम तो सारी पाकिस्तान में तो जनरल पब्लिक खड़ी ही जो है ना वो प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के और पूरी जो है ना आप कह सकते हैं अथॉरिटी के पीछे ही खड़ी है। तो द होल नेशन वाज बिहाइंड द प्रेसिडेंट, तो बिहाइंड जो है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, वी ट्रस्ट एट इन ऑन वन गॉड। तो इसमें आपने बताना है कि हमें जो है ना किसके ऊपर यकीन है, किसके ऊपर बिलीव है। तो बिलीव इन होता है, ट्रस्ट इन होता है, लिहाजा ये हमारा जो फ्रेज बनेगा वो बनेगा ट्रस्ट इन वन गॉड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है नेहा इज ट्रैवलिंग डैश द स्कूल, ऑफ द स्कूल, ऑफ ओ डबल एफ, देन ओ एफ, और फिर तीसरा है हमारे पास टू वर्ड्स, तो इसका ऑप्शन होगा टू वर्ड्स, टू वर्ड्स स्कूल। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑफ द 19। क्वेश्चन नंबर 20 है एज डैश मी आई विल बी हैप्पी डैश लैंड अ हैंड, एज डैश मी, पहले है एज अबाउट मी आई विल बी हैप्पी विद अ लैंड अ हैंड, और इसी तरीके से हमारे पास फॉर टू है, इन फॉर है। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा एज फॉर मी, यानी कि ऑप्शन बी बनेगा एज फॉर मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड। सो इसका जो है ना जो सेंस इसकी डेवलप हो रही है वो बीटा के साथ हो रही है। तो एज फॉर मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड अ हैंड। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, यानी कि पार्ट 1 था जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स जो कि पिछले साल अनाउंस हुई थी, उसके पास पेपर का एक हिस्सा था, जो कि मैंने आपको बताया कि इसके दो पोर्शन हैं। पहला पोर्शन इंग्लिश को कंप्राइज करता है और दूसरा पोर्शन जो है ना वो हमारे पास प्रोफेशनल है, जिसमें जनरल नॉलेज है, मैथ है और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं।